हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनुज गर्ग और आज की इस वीडियो में हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने भला ऐसे क्या कार्य कर दिए, ऐसी क्या गलतियां कर दी जिसके चलते उसने अपनी ही छवि को धूमिल कर दिया, उसने अपनी ही इमेज को मैड कर लिया। अब देखिए मित्रों, रॉबर्ट क्लाइव जो है ना, आपको एक बात बता दूं, भारत में जो भ्रष्टाचार की समस्या है ना, ये वर्तमान युग में ही नहीं उपजी है। आप सोचो कि आधुनिक अभी जो भारत है उसी की एक प्रॉब्लम भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार तो भारत में अंग्रेजों के समय से चलता हुआ आ रहा है। रॉबर्ट क्लाइव जो था, जिसने ब्रिटिश को प्लासी के युद्ध में जीत दिलाई थी, उसने 2300 करोड़ रुपए का घोटाला किया था और इस 2300 करोड़ रुपए के घोटाले ने क्लाइव को ब्रिटेन का सबसे अमीर व्यक्तियों की श्रेणी में लाके रख दिया था। 2300 करोड़ रुपए का घोटाला। तो ऐसे कोई काम रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किए गए थे जिसके चलते उसने अपनी ही कब्र खोद ली। और वैसे ये तो लिटरल सेंस में भी सही हो गया, क्योंकि क्लाइव ने वाकई में अपनी कब्र खोदी थी। क्लाइव ने 1774 में आत्महत्या करी थी। खैर, इस क्वेश्चन में अगर हमने क्लाइव के भ्रष्टाचार को बता दिया और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की शॉर्टकमिंग्स को बता दिया तो इस क्वेश्चन का आंसर पूरा हो जाएगा। लेकिन ये घोटाले और ये बातें करने से अकेला यूपीएससी आपको नंबर नहीं देगा, डिटेल में इसको लिखना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन को लिखेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को 28 तारीख से अनअकैडमी पे चालू हो रहे कॉम्बैट के बारे में बता दूं। तो ये कॉम्बैट क्या है? देखो, सबसे पहले तो आपसे अभी मैं थोड़ी देर पहले 2300 करोड़ रुपए की बात कर रहा था, वो घोटाला था। लेकिन यहाँ पे जो स्कॉलरशिप मिलने वाली है 1 करोड़ की काफी सारे अभ्यर्थियों को, ये एक घोटाला नहीं है, ये एक रियलिटी है। ठीक है, तो आप इस स्कॉलरशिप से जुड़िए। एक टेस्ट होता है अनअकैडमी पे। तो इस टेस्ट में क्या होता है मित्रों, आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी एक डेमो क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें टोटल आप लोगों के 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह वगैरह। 45 मिनट का टाइम मिलता है। टोटल आपके 60 क्वेश्चंस होते हैं। जिस हिसाब से आपकी इसमें रैंकिंग निकल के आती है, उसी हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है। तो मान लो अनअकैडमी पे जो हर संडे कॉम्बैट होता है, इसको 50,000 लोगों ने इसको ज्वाइन किया। ये लाइव चलता है सब कुछ इसमें, ठीक है। 11 बजे शुरू होगा, लाइव चलेगा ये, ठीक है। तो आप लोगों की 50,000 बच्चों में से एक रैंकिंग निकल के आएगी। ये अपने आप में काफी प्राइड की बात होगी अगर आप मतलब अंडर 100 स्कोर कर पाते हो इसमें, क्योंकि क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड पूरा यूपीएससी का स्टैंडर्ड रहता है। तो मेरा आप सभी को, और काफी सारे प्राइजेस भी रहते हैं, आप लोग देख सकते हो। तो मेरा आपको जो सुझाव है कि आप लोग इसके साथ जरूर जुड़िए संडे को, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है। खैर, अभी हम 1 करोड़ की नहीं, छोटे मोटे फिगर की नहीं, हम 2300 करोड़ की बात करेंगे, क्लाइव के घोटाले की। अब देखिए मित्रों, रॉबर्ट क्लाइव की यहाँ पे बेसिकली हमको बुराई लिखनी है, लेकिन अच्छाई भी थोड़ी सी हमको लिखना पड़ेगी। खैर, भारत के दृष्टिकोण से तो इसकी कोई भी अच्छाई नहीं थी। रॉबर्ट क्लाइव ने जो भी भारत के लिए किया वो बुरा ही बुरा किया। एक इतिहासकार तो ये भी लिखते हैं, एक हिस्टोरियन लिखते हैं कि जिस प्रकार से अगर मान लीजिए कोई जानवर मरता है, एनिमल मरता है, तो सबसे पहले उसको बड़े बड़े, कोई जो शेर वेर शिकार करता है वो खाता है, फिर कुछ बच जाता है तो पक्षी खाते हैं, फिर कुछ बच जाता है, मान लीजिए फिर भी थोड़ा सा मांस बच गया उस जानवर का, तो फिर क्या करते हैं, छोटे छोटे जमीन में से निकलने वाले कीड़े मकोड़े वगैरह उसको खाते हैं, और हड्डियां बचती हैं तो हड्डियां भी कुत्ता ले जाता है। तो इसी प्रकार से बंगाल को रॉबर्ट क्लाइव ने लूटा था। खैर, क्लाइव ने भारत के लिए तो कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन उसने जो ब्रिटिश के लिए काम करे थे, स्पेशली जो 1757 का बैटल ऑफ प्लासी था, वो ब्रिटिश के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। तो इस क्वेश्चन का आंसर देते समय आप लोगों को थोड़ा क्लाइव का कंट्रीब्यूशन भी बताना पड़ेगा। तो आप ये बता सकते हो इसमें कि भैया, क्लाइव के द्वारा बैटल ऑफ प्लासी को जो लीड किया गया था ना, उसने ब्रिटिश सुप्रीमसी की भारत में स्थापना की शुरुआत कर दी थी। देखो, ब्रिटिश सुप्रीमसी अभी एस्टेब्लिश नहीं हुई थी, वो बक्सर के बैटल के बाद हुई, लेकिन ब्रिटिश सुप्रीमसी को इसने बंगाल में शुरू जरूर करवा दिया था। तो पहला तो इसका काम हो गया। दूसरा मित्रों, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया गया था, और वो काम था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। वो थी इलाहाबाद की संधि। मैं आपको पूरा आंसर को फ्रेम करना भी सिखाऊंगा।
अल्टीमेटली ज्ञान तो आप सभी लोगों के पास होगा, लेकिन कभी कभी बच्चों के पास शब्दों की कमी पड़ जाती है। तो पूरा आपको मैं फ्रेम करना सिखाऊंगा कि आप आंसर को फ्रेम कैसे करें, कैसे भाषा का प्रयोग करें। तो मित्रों, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में क्या हुआ था? ब्रिटिश के पास दीवानी राइट्स आ गई थी, मतलब बंगाल का पर्स ब्रिटिश की जेब में आ चुका था, बंगाल की पूरी अर्थव्यवस्था ब्रिटिश के हाथ में आ चुकी थी। तो रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश के लिए कुछ अच्छे कार्यों को भी किए थे। तो आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखो इस आंसर का, आप इंट्रोड्यूस कैसे कर सकते हो इस आंसर को, मैं आपको बताता हूं। रॉबर्ट क्लाइव वो व्यक्ति था या वो ब्रिटिश हस्ती था जिसने 1757 में प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश की कमान संभाल की और उसमें ब्रिटिश को जीत दिला के बंगाल में ब्रिटिश सर्वोच्चता की नींव रख दी थी। और दूसरी तरफ उसने 1765 में 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद पर हस्ताक्षर करके ब्रिटिश के लिए दीवानी राइट्स को प्राप्त करके, दीवानी अधिकारों को प्राप्त करके, राजस्व के अधिकारों को प्राप्त करके, रेवेन्यू राइट्स को सिक्योर करके ब्रिटिश की आर्थिक स्थिति को बंगाल में मजबूत कर दिया था। लेकिन अगर रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश के लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम दिया, तो फिर सवाल ये उठता है कि क्लाइव ने ऐसे कौन से कार्य किए जिससे उसने अपनी ही छवि को धूमिल कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? भाषा का प्रयोग और कंटेंट का प्रयोग आपको कैसे करना है। देखो, आप लोगों ने पूरी एक भूमिका सेट कर दिया, आप लोगों ने पूरा एक बैकग्राउंड सेट करा कि भैया क्लाइव के द्वारा 1757 में 1765 में इतने बड़े बड़े कार्यों को ब्रिटिश के लिए किया गया। तो सवाल ये उठता है कि फिर क्या उसने ऐसे कार्य कर दिए जिसके चलते उसने अपनी ही छवि को धूमिल कर दिया। ऐसे आपने एक माहौल पैदा कर दिया। जैसे कि कभी भी बॉलीवुड की कोई भी मूवी आती है तो उसके ट्रेलर की पहले एक टीजर आता है ना, तो आपने टीजर बता दिया। खैर, मैं बॉलीवुड की अभी बात नहीं करूंगा, बॉलीवुड बड़ा न्यूज में और ट्विटर में रहता है। मैं इसके बारे में कुछ भी कहने से भी बचूंगा भाई, क्या पता मेरे ऊपर ही कोई गंभीर आरोप लगा दी जाए। नहीं नहीं, आरोपों से बचना है। क्या पता मैं अपनी ही हाथों अपनी खुद की अनुज गर्ग की छवि को धूमिल ना कर बैठूं कहीं, तो मैं अपने आप को रोकूंगा यहाँ। चलिए, खैर अब आप मेन बॉडी पे आइए। मेन बॉडी पे क्या लिखे? तो देखो, आपने इंट्रोडक्शन का एंड कहां पे किया, वहीं पे मेन बॉडी को पकड़ो। जहां पे आपने इंट्रोडक्शन को एंड किया वहीं मेन बॉडी को पकड़ो। तो इंट्रोडक्शन पे कहां पे एंड किया आपने? तो फिर सवाल उठता है कि क्लाइव ने ऐसे क्यों क्या कार्य किए जिसके चलते उसने अपनी ही छवि को धूमिल कर दिया। तो देखो, दो कार्य आप क्लाइव के बता सकते हो। देखो, एक तो क्लाइव की गतिविधियों ने भ्रष्टाचार को कंपनी में बहुत ज्यादा बढ़ावा दे दिया। मित्रों, आप लोग ऐसा सोच सकते हो, आप लोग इस बात पे विश्वास करोगे अगर मैं आपसे एक बात बोलूं? पता है आपको, 1765 में कंपनी के पास बंगाल का पर्स आया था, ठीक है। 1770 में कंपनी जो है वो ब्रिटिश सरकार से लोन के लिए गुहार लगाती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1770 में वित्तीय घाटे के कगार पे थी। कंपनी वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ ए फाइनेंशियल क्राइसिस, और कंपनी जाती है ब्रिटिश सरकार के पास और बोलती है हमें लोन दे दो। अब आइडियली तो क्या होना था, अगर कंपनी के पास बंगाल का पर्स आया तो आइडियली तो क्या होना था, इन 5 सालों में कंपनी के पास जबरदस्त धन दौलत आ जानी थी। तो आइडियली तो ये होना था। लेकिन फिर ऐसा क्यों हो गया कि कंपनी वित्तीय घाटे के कगार पे आ गई? अरे उसके पास तो पैसा आना था ना राजस्व कलेक्ट करने के बाद, तो कंपनी वित्तीय घाटे के कगार पे क्यों आई? क्योंकि ये पूरा पैसा जो आता था ना, कंपनी के अफसर इतने भयंकर भ्रष्टाचार में लीन थे, रॉबर्ट क्लाइव खुद, जिसने कंपनी को वित्तीय घाटे के कगार पे लाके रख दिया। कंपनी के अफसरों का मोटिवेशन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए प्रॉफिट कमाना नहीं था, बल्कि वे अपने पर्सनल फॉर्च्यून को बढ़ाना चाहते थे। वे अपने व्यक्तिगत जो है भाग्य को बढ़ाना चाहते थे। भाग्य का मतलब पैसे को बढ़ाना चाहते थे। तो एक तो रॉबर्ट क्लाइव ने करप्शन को जन्म दे दिया, जिस और उसके ऊपर 2300 करोड़ रुपए खुद का, 2300 करोड़ रुपए आज की वैल्यू है। ओके, विलियम डायरमफेल की किताब आई थी दायनार की, बड़ी पॉपुलर हुई है, वो 2019 में प्रकाशित हुई थी। उसमें आंकड़ा दिया गया है लगभग आज की वैल्यू उसकी 2300 करोड़ रुपए के आसपास निकल के आएगी। तो ये हो गया पहली बात, तो क्लाइव ने ये गलती कर दी जिसके चलते उसने खुद की छवि को धूमिल कर लिया। दूसरा मित्रों, एक और बात आप सुनिए, 1765 में जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी वो ब्रिटिश के नजरिए से तो इंपॉर्टेंट थी। अब आप अगर समझेंगे, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद
अच्छा, एक बात मैं आपसे जरूर यहां पे करना चाहूंगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना एक वीडियो मेरी छोटी सी आती है, तो मेरी वीडियो ना आए अगर, तो यार वीडियो वीडियो के लिए थोड़ा तैयार वैयार होना पड़ता है, थोड़ा टाइम वाइम लग जाता है। तो उससे बढ़िया मैं आप लोगों को हमेशा अपनी एक स्टेबल इमेज दे दूं, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा रहेगा। मैं भी समय से बचता है और ज्यादा वीडियोस बना पाता हूँ। खैर, मस्ती मजाक चलती रहना चाहिए। बैक टू आर पार्टी चल रही है, टुडे पढ़ाई चल रही है। तो ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद से मित्रों दो काम हुए। पहला काम तो यह हुआ कि कंपनी को मिले दीवानी राइट्स, कंपनी को मिले टैक्स कलेक्ट करने के अधिकार। और दूसरी तरफ क्लाइव ने क्या गलती कर दी कि निजामत की पूरी जिम्मेदारी राजा के ऊपर थी। अब आप लोगों को मैं कहानी सुनाता हूं। घर में पिता की मृत्यु हो चुकी है। पिता एक सरकारी अफसर थे, उनकी पूरी पेंशन जो है वो मां के पास आती है। मां बूढ़ी है, उसने पूरी पेंशन छोटे बेटे को दे दी और बड़े बेटे से बोला घर की जिम्मेदारी तू चलाएगा। अब यार पैसा छोटे बेटे की जेब में पिताजी की पेंशन का जा रहा है और बड़े बेटे पे घर की जिम्मेदारी चलाने का पूरा भार है। अब ये तो मित्रों एक विद्रोह की भावना पैदा करेगा। अरे दोनों बहुएं जो है वो आ जाएंगी मैदान में, दो दो हाथ हो जाएगा। तो उसी प्रकार से मित्रों यहां पे पैसा पूरा ब्रिटिश नवाब के पास था, पैसा पूरा ब्रिटिश के पास था और नवाब के ऊपर पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी थी। इसलिए ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में एक बात बोली जाती है, डाइवोर्स ऑफ पावर विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी का तलाक हो गया, शक्ति और जिम्मेदारी का पृथक्करण हो गया। ब्रिटिश पूरा पैसा लेने तैयार थे लेकिन जिम्मेदारी से बच नहीं। अब नवाब के पास यदि पैसा ही कमाएगा तो वो भला प्रशासन कैसे चलाएगा। तो इसी कारण बंगाल में अव्यवस्था हो गई, बंगाल में टर्मोइल हो गया और 1770 में बंगाल में एक व्यापक बहुत बड़ा अकाल पड़ा। तो क्लाइव की ये जो द्वैध शासन की नीति थी ना, इसने बंगाल में अकाल और अव्यवस्था को जन्म दे दिया था। ये दो काम रॉबर्ट क्लाइव के रहे जिसके चलते उसने खुद की ही छवि को धूमिल कर दिया। अब हम यदि मेन बॉडी को, चलो मैं आपको इंट्रोडक्शन दोबारा से बताता हूं। देखो, रॉबर्ट क्लाइव वो व्यक्ति था जिसने ब्रिटिश के लिए 1757 में प्लासी की युद्ध की कमान संभाल के बंगाल में ब्रिटिश सर्वोच्चता की नींव को तैयार किया। दूसरी तरफ 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के माध्यम से बंगाल के दीवानी राइट्स को कंपनी के लिए प्राप्त कर उसने कंपनी की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्लाइव ने खुद की ही छवि को कैसे धूमिल कर दिया। तो आपने पहला तर्क लिखा, पहला तर्क में आपने लिखी एक हेडिंग भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार को फिर आपने एलोबरेट करना चालू कर दिया। एक पॉइंट लिख दिया आपने करप्शन और उसको लिखना चालू कर दिया। रॉबर्ट क्लाइव खुद इतने पैसे लूट के ले गया, ये लिख दो। कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, कंपनी वित्तीय घाटे के कगार पे आई और उसी के लिए बंगाल में पहला रेगुलेटिंग एक्ट कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिए लाया गया। तो आप ये लिख दो कि भैया करप्शन। दूसरी चीज आपको ऐसी कौन सी बता पाओगे जिसके चलते क्लाइव ने खुद की ही छवि को धूमिल कर दिया। तो दूसरी चीज थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में डाइवोर्स ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, शक्ति और जिम्मेदारी के पृथक्करण के तहत रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी के लिए पूरा दीवानी राइट्स तो प्राप्त कर लिए, लेकिन दूसरी तरफ निजामत का पूरी जिम्मेदारी राजा या नवाब के ऊपर रख के उसने बंगाल में अव्यवस्था को पैदा कर दिया, जिसके चलते 1770 में बंगाल में भीषण अकाल भी आया। और मित्रों देखो, आप लोग है ना एक काम जरूर करना, ये दोनों बातों को आप 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से अपने आंसर में जरूर लिंक करना। मैं आपको बताता हूं ये बात कैसे लिंक होगी। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, पता है वो क्यों आया था? उससे करप्शन का मुद्दा कैसे एड्रेस हुआ। जो कंपनी में करप्शन बढ़ रहा था ना, वो प्रॉब्लम कैसे रेगुलेटिंग एक्ट ने सुलझाई। तो देखो, रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब क्या होता है? रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब है नियंत्रण करना, कंट्रोल करना। तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ बंगाल क्यों आया था? ताकि कंपनी के भ्रष्टाचार और गतिविधियों पे नियंत्रण रखा जा सके। तो पहली बात तो इससे रेगुलेटिंग एक्ट से करप्शन का मुद्दा भी एड्रेस होता। और दूसरा मुद्दा मित्रों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो ये 1765 में दीवानी और निजामत में जो डाइवोर्स करा गया था ना, इसको बोलते हो आप द्वैध शासन, डुअल गवर्नेंस।
1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में इस डुअल गवर्नेंस को भी कैंसिल कर दिया गया था, इसको रद्द कर दिया था। तो आप अगर कंक्लूजन चाहो तो लिख सकते हो, क्लाइव की इन्हीं गलतियों की वजह से उसने अपनी छवि को धूमिल कर दिया और आगे चल के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे गतिविधियों पे नियंत्रण करने के लिए और उसी के साथ साथ द्वैध शासन की अव्यवस्था को समाप्त करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। हा, इतना बढ़िया आंसर अगर आपने इस प्रकार से कनेक्टिविटी और अच्छे कंटेंट के साथ लिख दिया ना, एग्जामिनर आपसे प्रसन्न हो जाएगा और बड़ा मजा आएगा। आप इस क्वेश्चन को लिखने की प्रैक्टिस करो ना यार, और ऐसा करो ना, आप इस क्वेश्चन को लिख के इसकी प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करने के बाद अभी अभी मेरे मन में आइडिया आया, आप इस प्रश्न के ऊपर एक आंसर लिखो, मेरे शब्दों में जो मैंने बताया उसी प्रकार से प्रैक्टिस करो और 8962937379 इस नंबर पे आप उस पीडीएफ को भेज दो, फोटो खींच खींच के पीडीएफ बना के भेज दो। जो भी सबसे बढ़िया टॉप 3 आंसर होंगे उन्हें मैं खुद अपनी किताब बुक मेरे द्वारा लिखित 2020 अक्टूबर के माह में आधुनिक भारत के इतिहास में मैंने जो किताब लिखी वो मैं एक प्रति आपको सेंड करूंगा, टॉप 3 आंसर्स को। तो आप प्रैक्टिस करो आंसर्स की, और आप लोग भैया 1 करोड़ रुपए क्लाइव की 2300 करोड़ रुपए को भाड़ में जाने दो, लेकिन अभी के लिए जो है अनअकैडमी कॉम्बैट में आप जरूर जुड़ना, क्या पता आप लोगों को अच्छी रैंक प्राप्त हो और आप लोगों को काफी सारी जो है आ, 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 इसमें सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो जाए। तो अनुज यूपीएससी कोड है मेरा, इसका प्रयोग करके आप अनअकैडमी को कॉम्बैट को साइन कर सकते हो। जब आप कॉम्बैट में जाओगे तो एक कोड पूछेगा, वहां पे ये लगा देना और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए भी प्रयोग कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अब थोड़ा मैं अपने पढ़ाने की टीचिंग मेथोडोलॉजी को थोड़ा सा इसमें परिवर्तन लाऊंगा, थोड़ा जितना रिलैक्स होके हम पढ़ेंगे उतना ही बढ़िया है। चलो तो अगले सत्र में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।